हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद तानी। मैं हूं तानी आपके साथ और लेकर आ गई हूं पार्ट 2 ऑफ द सीरीज ऑफ रिवेंज। ऑफ रिवेंज एक ऐसे है जो कि हमने पिछले क्लास में उसका एक पार्ट पढ़ा था। फ्रांसिस बेकन का ऐसे है 1625 में पब्लिश हुआ था। बुक्स और एडिशंस आपको पता हैं अच्छे से। सो हम बढ़ेंगे अपनी वीडियो की तरफ और ये है पार्ट 2 जहां हमने लास्ट अपना पिछला वीडियो स्टॉप किया था उसके आगे से ये कंटिन्यू किया है। सो आइए बढ़ते हैं। सो आगे बेकन कहते हैं एंड सोलोमन आई एम श्योर सेथ इट इज द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाय एन ऑफेंस दैट which is past is gone and irrevocable, and wise men have enough to do with things present and to come. Therefore, they do but trifle with themselves that labor in past matters. तो बेकन यहाँ पे सोलोमन एक बाइबल का कैरेक्टर है, किंग सोलोमन, उसकी बात करते हैं कि किंग सोलोमन का एक स्टेटमेंट है कि इट इज द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाय एन ऑफेंस that which is past and irrevocable, and wise men have enough to do with things present and to come. तो बेकन यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जो किंग सोलोमन है उनका स्टेटमेंट हमें याद रखना चाहिए कि ये एक इंसान की ग्लोरी है कि वो किसी ऑफेंस को पास कर जाए। अगर उस पर कोई भी अत्याचार हुआ है या कोई भी ऐसी चीज हुई है जिससे उसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है या बहुत ज्यादा हार्म नहीं हो रहा है, वो उसके लिए लेकिन फिर भी गलत है जो उसके साथ हुआ है, तो ये उस इंसान की ग्लोरी होती है, ये उस इंसान का नेचर होता है, उस इंसान का एक तरीके से प्राइड होना चाहिए कि वो उस ऑफेंस को पास कर जाए, वो उस ऑफेंस को फॉरगिव कर दे, भले ही वो उसका एनिमी क्यों ना हो। फिर भी दैट व्हाट इज पास्ट इज गॉन, जो पास्ट है वो हो गया, मतलब जो होना था वो तो हो गया, अब वो चीज हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए लाइक सोलोमन यही कहते हैं कि वाइज मैन हैव इनफ टू डू विथ थिंग्स प्रेजेंट एंड टू कम। मतलब जो वाइज मैन होते हैं उनको उनका पास्ट अफेक्ट नहीं करता है, वो अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को इस तरीके से शेप करते हैं कि उनका पास्ट उनके प्रेजेंट को और फ्यूचर को अफेक्ट ना करे। तो बेकन यहाँ पे कहते हैं आगे, देयर इज नो मैन doth a wrong for the wrong's sake. ओके तो बेकन कहते हैं कि एक इंसान जो है वो गलत की सेक में गलत नहीं करता है कि उसको गलत करना है इसलिए वो गलत करे, नहीं, but thereby to purchase himself profit or pleasure or honor or the like. लेकिन वो किसी पर्सनल बेनिफिट के चलते गलत कर सकता है। तो बेकन ने तो ये बोला है कि अगर कोई मैन, कोई भी इंसान रिवेंज लेने में कंसंट्रेट करेगा तो मतलब वो अपनी टाइम एनर्जी हर एक चीज को वेस्ट कर रहा है। पहली बात तो ये, वो हर एक चीज को वेस्ट कर रहा है। वो इस लाइन में इन्होंने बोला है कि therefore they do but trifle with themselves that labor in past matters। ये पुराना जो भी उनपे कुछ भी ऑफेंस हुआ है उनके साथ, तो अगर वो उसका रिवेंज ले रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो यही कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ऐसा करने में। और इस चीज को वो ये जस्टिफाई करते हैं इस तरीके से कि जिस इंसान ने ऑफेंस किया है वो तो हो गया, ऑफेंस तो कर दिया उसने, उसने गलत तो करना था जो वो कर दिया उसने। लेकिन अगर आप रिवेंज लेना चाहो तो उसमें क्या है, तो उसमें यही कहते हैं बेकन कि कोई भी इंसान गलत करने के इंटेंशन से गलत नहीं करता है रिवेंज के लिए, कि अगर रिवेंज लेना है तो हम उस इंसान का गलत करें, या अगर कोई इंसान ही किसी पे ऑफेंस कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप पर कोई अत्याचार हुआ है या आप पर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो इंसान जिसने गलत किया है वो गलत करने के इंटेंशन से उसने नहीं किया है गलत, उसने
कोई उसका पर्सनल बेनिफिट रहा होगा उसमें, कोई उसका कुछ प्रॉफिट रहा होगा, या उसको मजा आया होगा, या आपको डिसऑनर करने के लिए किया होगा, या किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए किया होगा कि आपकी डिग्निटी, आपका ऑनर ये कम हो जाए, या उसको खुशी मिले आपके साथ गलत करने में, उसको कोई प्रॉफिट हो। तो ये सब चीजें करके वो आपका गलत करके सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही है, इसलिए वो गलत कर रहा है। गलत करने के इंटेंशन से वो गलत नहीं कर रहा है। Therefore, why should I be angry with a man for loving himself better than me? ओके, तो बेकन कह रहे हैं, ये बेकन यहाँ पर जो रिवेंज आई मीन जो ऑफेंस कर रहा है उसको जस्टिफाई कर रहे थे लास्ट लाइन में, कि कोई भी इंसान गलत करने के नजरिए से गलत नहीं करता है, उसका कोई पर्सनल बेनिफिट होता है उसमें। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये सोचिए कि वो इंसान अपने आप से कितना प्यार करता है। वो अपने आप से इतना प्यार करता है कि उसने अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए या अपने प्यार में उसने आपके साथ गलत किया। तो बेकन कहते हैं कि ये चीजें सोचकर मैं, मतलब बेकन ये सोचते हैं, ये चीजें सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस इंसान से गुस्सा क्यों रहूं, मैं उस इंसान पर गुस्सा क्यों करूं कि जो इंसान मुझसे ज्यादा खुद से प्यार करता है। Therefore, why should I be angry with a man for loving himself better than me? So, बेकन यही कहते हैं कि ये क्वेश्चन है एक तरीके से कि मैं उस इंसान पर गुस्सा क्यों करूं कि जो मुझसे ज्यादा बेटर तरीके से अपने आप से प्यार करता है। Which is everyone's right and what is wrong in it? मतलब ये तो हर एक इंसान का हक है ना, खुद खुद से प्यार करना तो हर एक इंसान का हक है। तो इसमें गलत क्या है? उसने गलत क्या किया? उसके पर्सपेक्टिव से वो गलत नहीं था। हम अपने पर्सपेक्टिव से सोच लेते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया इसलिए मुझे भी उसके साथ गलत करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका कुछ पर्सनल बेनिफिट रहा होगा, उसने अपने प्यार में ऐसा किया, तो हमें उससे गुस्सा नहीं करना चाहिए। एंड इफ एनी मैन शुड डू रॉन्ग merely out of ill nature, why, yet it is but like the thorn or briar which prick and scratch because they can do no other. Okay. तो बेकन यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने इल नेचर की वजह से, अपने भड़ास की वजह से, या अपने मियरली अपने ही गलत सोच या किसी नेचर की वजह से, अपनी पर्सनालिटी की वजह से हमारे साथ गलत कर रहा है, अगर, तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? वो कहते हैं ऐसा वो क्यों कर रहा है? Why, yet it is but like the thorn or briar. मतलब ये काम उस तरीके का है कि जैसे किसी रोज का थॉर्न होता है, जैसे रोज में कांटे होते हैं, डंडी में कांटे लगे होते हैं, तो ये उसकी तरह है, ये उस रोज के कांटे की तरह है कि जो हमें प्रिक करेगा, हमें स्क्रैच करेगा हर जगह, हर हर इंसान को करेगा। जो भी उस इंसान के करीब जाएगा, जो भी उस रोज के करीब जाएगा, वो हर इंसान को प्रिक करेगा, उस हर इंसान को चोट पहुंचाएगा, बिकॉज वो उनका काम है, उसके अलावा वो और कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए वो उनका नेचर है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो हम अब रोज को तो ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो है तो इतना खूबसूरत, लेकिन फिर भी उसके कांटे से हमें चोट लग गई। तो इसमें रोज की कोई गलती नहीं है, वो उसका नेचर है। अब जैसे बिच्छू होता है, उसको कोई अगर पकड़ना चाहे तो वो तुरंत डंक मारता है, ये उसका नेचर है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि वो खुद से प्यार करता है। तो ये उसका नेचर है, तो हम इस चीज में कुछ नहीं कर सकते हैं, ना वो इस चीज में कुछ कर सकता है। ये उसकी आदत नहीं है जो वो सुधारेगा, ये उसका नेचर ही है।
तो आगे आगे बेकन कहते हैं कि द मोस्ट टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ रिवेंज इज फॉर दोज wrongs which there is no law to remedy. But then let a man take heed the revenge be such as there is no law to punish, else a man's enemy is still beforehand and it is 2 for 1. तो बेकन कहते हैं कि कोई भी रिवेंज एक तरीके से पॉइंटलेस होता है क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। आप रिवेंज, आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप रिवेंज लोगे, आपके रिवेंज के चक्कर में वो इंसान फिर से रिवेंज लेगा, फिर आप रिवेंज लोगे, तो इसका कोई एंड नहीं है। इसलिए रिवेंज लेना पॉइंटलेस होता है। तो रिवेंज का सिविलाइज सोसाइटी में कोई जगह भी नहीं है। तो आप कर क्या सकते हो कि आप लॉ एंड ऑर्डर का साथ दो, लॉ एंड ऑर्डर का सपोर्ट लो, एंड फिर जिसने आपके साथ गलत किया है उसके साथ फिर लॉ एंड ऑर्डर के अंदर रहते हुए आप एक्शन लो। तो लेकिन ऐसा वो कहते हैं कि द मोस्ट टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ रिवेंज इज फॉर दोज wrongs which there is no law to remedy. अच्छा, अब कुछ रिवेंज ऐसे कुछ डीड्स, कुछ काम ऐसे भी होते हैं, कुछ गलत चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका लॉ में, जिनका लाइक जो लॉ की रेंज से बाहर है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तो उस काम के लिए रिवेंज लेना एक टॉलरेबल इवेंट कहा जाएगा, कि वो एक तरीके से टॉलरेबल है, कि हाँ आप उन केसेस में रिवेंज ले सकते हो जहां पर आपको कानून से कोई मदद नहीं मिलती है। बट देन लेट अ मैन टेक हीड द रिवेंज बी सच एज देयर इज नो लॉ टू पनिश, कि ऐसा कोई काम हो जहां पर लॉ उस इंसान को पनिशमेंट ना दे, या उस काम की कोई पनिशमेंट ना हो लॉ में, तब आप उसके लिए रिवेंज ले सकते हो। else a man's enemy is still beforehand and it is 2 for 1. अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपका दुश्मन है तो वो क्या कर सकता है कि मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप लॉ की रेंज में रहकर मान लीजिए उससे अवेंज लेना भी चाहते हैं, मान लीजिए उससे रिवेंज आप लेना भी चाहते हैं, तो लीजिए रिवेंज इन केसेस में लीजिए आप। लेकिन इस टाइम पर लेकिन रिवेंज लेने के लिए फिर उस इंसान को इतना क्लेवर होना पड़ेगा कि जो सामने आपका दुश्मन है वो उस चीज का फायदा ना उठा सके। कैसे? मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप उसका रिवेंज ले रहे हैं, तो आपका एनिमी ऐसा हो सकता है कि वो लॉ का फेवर लेकर आप ही पर एक्शन ले ले। तो बहुत ही क्लेवर रहना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपने तो उससे रिवेंज लिया, उसका गलत कितनी बार हुआ? एक बार। और उस एक्शन के चलते आप पे लॉ एंड ऑर्डर आपको पनिश कर दिया गया लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा। तो आपका तो 2 बार गलत हुआ। देन इट वुड बी अ मैच ऑफ 2 for 1, जैसा कि यहाँ बोल रहा है एल्स अ मैन्स एनिमी इज स्टिल बिफोर हैंड, कि फिर भी मान लीजिए आपने रिवेंज ले भी लिया लेकिन आप उतने क्लेवर नहीं थे, तो आपके एनिमी ने उसका फायदा उठा लिया, उसने आपको दोबारा हर्ट किया। इसलिए बहुत ही क्लेवर रहना पड़ता है, अदरवाइज आपके एनिमी को इस चीज का भी एडवांटेज है। अब इसके बाद बेकन कहते हैं कि आगे बेकन कहते हैं कि some when they take revenge are desirous, the party should know whence it cometh. मतलब ये कि मान लीजिए आप अगर किसी चीज का रिवेंज ले रहे हैं तो वो केवल तभी प्लेजर देगा आपको
वो चीज तभी सार्थक होगी जब आपके एनिमी को उस रिवेंज का रीजन पता हो, उसका गलत काम, उसका हर्ट उसको पता हो कि उसने आपसे, आपके साथ क्या गलत किया है, और वो रिपेंट करे इस चीज को, इस चीज को वो रिपेंट करे, तब ही वो रिवेंज सार्थक होता है, तभी वो रिवेंज अच्छा माना जाएगा, तभी वो लाइक रिवेंज सार्थक माना जाएगा एक तरीके से। that like avenging someone like this, by telling a reason, by telling the reason of it, it will give you the pleasure, it will give you the pleasure. And when will it give the pleasure? When the person, when your enemy will realize the reason of the revenge of his wrong deed, and then he would repent that why did I do so. So then will be the best sort of revenge, that would be the best sort of revenge. For the delight seemeth to be not so much in doing the hurt as in making the party repent. So वही चीज है कि लाइक किसी से रिवेंज लेने में वो मजा नहीं है, जब वो इंसान रिपेंट करे अपना अपने एक्शन को, अपने एक्शन की वजह से वो पछताए कि वो ऐसा ऐसा उसने क्यों किया है, उस चीज में डिलाइट है, उस चीज में प्लेजर है. But base and crafty cowards are like the arrow that flieth in the dark. लेकिन ऐसे कुछ shy cowards भी हैं और mean minded people भी हैं जिनके पास कल्प्रिट को चैलेंज करने का करेज ही नहीं है, कि वो कल्प्रिट को, वो जिसने आपके साथ गलत किया है, वो उसको ओपनली चैलेंज ही नहीं कर सकते हैं, वो रिवेंज ही नहीं ले सकते हैं. वो उन तरीकों के, उस तरीके के इंसान होते हैं ये लोग जो बिना अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए अवेंज करते हैं अपने साथ गलत, अपने साथ गलत, उनके साथ जो भी गलत हुआ है वो उसको बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए अवेंज करते हैं. तो ये कौन होते हैं? लाइक द एरो दैट फ्लाइथ इन द डार्क, कि अगर आप खड़े हैं अंधेरे में और आपको आके कोई एक तीर लग जाता है तो आपको नहीं पता वो तीर किसने मारा है. उसी तरह ये लोग होते हैं जो अंधेरे में तीर मारते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं रिवेंज लेने के लिए. तो ये वो कावर्ड लोग होते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं और आगे मिलेंगे हम इसके थर्ड पार्ट में. सो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करिए एंड खूब सारा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जिनको पढ़ना है और जिनको ये चीज़ें शायद इंटरेस्टिंग लग सकती हैं. तो अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं वहाँ पर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अपने तीसरे और लास्ट पार्ट में इस वीडियो के. सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड. टाटा, बाय बाय, गुड नाइट. थैंक you so much for watching the video.